अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शर्जील और आज फिर से हमारे साथ मौजूद है साद समू। तो साद, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साद, आपने पुराने मैचेस देखे होंगे जो कि कल बहुत ही उम्दा और दिलचस्प मैचेस हुए। स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल वर्सेस क्रोएशिया। इन दोनों में से सबसे फेवरेट मैच कौन सा था आपका? मैच नो वे, सिर्फ और सिर्फ पोर्चुगल और या ऑब्वियसली स्पेन ने तो वन साइड मैच जीता। बेहतरीन मैच था। जो बात है, स्पेन जो है 3-0 से वन साइडेड मैच जीता है और ये मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप का बेहतरीन तरीन मैचेस में से है। और बहुत से इवेंट्स हुए, बहुत सी स्टोरीज इस मैच में हुई और फाइनली रोनाल्डो का कमबैक। आपकी बात सही हुई, आपने रोनाल्डो के कमबैक की बात करी थी। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी जो कि कल बहुत ही कंट्रोवर्सी थी, वो ये कि कल ऑलमोस्ट 4 गोल ऑफसाइड पे गए, जिसमें से एक रोनाल्डो का था और 3 क्रोएशिया की टीम के थे। क्या लगता है साथ? बिल्कुल, इसको एक कंट्रोवर्सी तो नहीं कहलाएंगे क्योंकि फीफा का एक रूल है और ये ऑफसाइड हो जाता है। हर प्लेयर से ही होता है, हर अटैकर से हो जाता है। तो रोनाल्डो से भी हुआ जिसमें उन्होंने गोल किया था। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्रोएशिया की टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, जिसकी वजह से वो ऑफसाइड मैनेज नहीं कर पाए। बिल्कुल, वो प्रेशर में लग रहे थे और आपने देखा होगा फर्स्ट हाफ में पोजीशन जो था वो पोर्चुगल का ज़्यादा था और गोल जो था क्रोएशिया का था। अगर आप पोजीशन की बात करें तो पुर्तगाल ने फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स ली। ये क्रेडिट क्रोएशिया के डिफेंडर्स को जाना चाहिए और उनके गोलकीपर को जाना चाहिए कि उन्होंने बॉल नेट में नहीं जाने दी। पुर्तगाल ने, रोनाल्डो ने बहुत कोशिश की कि वो बॉल को नेट तक पहुंचा दे, लेकिन फर्स्ट हाफ में उनके डिफेंडर ने जो गोलकीपर पूरा मैच ही इनफैक्ट उनके पास था। और बहुत से एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि क्रोएशिया डिजर्व करता था ये विन, लेकिन बिल्कुल लास्ट मिनट में जैसे हमने देखा कि ऑफसाइड हो गया क्रोएशिया का, वरना ये ड्रॉ था मैच। अच्छा, पेनल्टी की आपने जहां बात करी पुर्तगाल की जो रोनाल्डो ने ली, पेनल्टी एक और बहुत कंट्रोवर्सी है जो कि बेल्जियम वर्सेस सेनेगल का मैच हुआ। बहुत ही उम्दा मैच हुआ, बहुत ही ख़तरनाक मैच हुआ। अगर हम देखें कि सेनेगल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। सेनेगल शुरू से लेकर ही बेल्जियम के ऊपर हावी रहा, लेकिन एंड में बेल्जियम ने वापसी करी और फिर एक्स्ट्रा टाइम में गया। फिर एक्स्ट्रा टाइम में जो पेनल्टी मिली, वो जो उन्होंने गोल किया 125वें मिनट में, वो उन्होंने तब्दील कर दिया मैच का रुख। वरना अगर हम देखें तो सेनेगल ऑलमोस्ट बेल्जियम को बीट कर चुका था। तो आपको क्या लगता है साथ? वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। ठीक है, ये तो मिस हो गया, लेकिन हम दोबारा से पोर्चुगल और क्रोएशिया के मैच पर आते हैं। बात हो रही थी पेनल्टी की। हमने एक चीज़ बहुत वायरल देखी सोशल मीडिया पे कल रात से लेकर अब तक कि जब पेनल्टी शूट आउट कर रहे थे, पहले बात तो ये कि उनका नॉकआउट मैचेस में ये पहली पेनल्टी थी और इस पेनल्टी में उन्होंने किक से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। आपको सच में लगता है ये काफ़ी सारे फैंस ये कह रहे हैं और स्टोरीज ये कवर हुई हैं, सारे वेबसाइट्स सारे न्यूज़ चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म तो नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है उनकी लिपसिंग्स को देखकर कि उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा। लेकिन अगर हम देखें, मुझे नहीं लगता पर्सनली उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा हो। अगर पढ़ा भी है तो उनकी एक लेगेसी अभी स्टार्ट हुई है अल नसर और अल नसर के साथ 2 से 3 साल 4 साल में भी उनका ये है एक एनवायरनमेंट। जाहिर सी बात है, वैसे भी रोनाल्डो की काफ़ी वीडियोस आई है जिसमें सलाम वगैरह कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वगैरह रोनाल्डो, उनकी फैमिली इनफैक्ट ये सारे इंशाल्लाह और माशाल्लाह वगैरह इस्तेमाल करती है। तो बहरहाल बैक टू मैच हम बात करते हैं कि पेनल्टी शूट आउट हो गया। ओके, 1-1 से मैच ड्रॉ हो गया। उसके बाद बहुत क्रोएशिया ने एफर्ट्स करी, ऑफसाइड्स हुए और पुर्तगाल के भी गोलकीपर ने बहुत अच्छी गोलकीपिंग की सेकंड हाफ के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद जो हमारे कोच हैं पोर्चुगल के, आपके कोच है? आप पुर्तगाल से तो बिलोंग नहीं करते? मैं पोर्चुगाल को सपोर्ट ओके। तो जो पोर्चुगल के कोच हैं उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया रोनाल्डो को और फैंस को यही लग रहा था कि क्या अब वापस से कोई लीड कर पाएंगे पोर्चुगल, बट रामोस आए और रामोस ने बेहतरीन हेडर दिया और लीड दिलाई। मुझे पर्सनली, मैंने जब मैच देख रहा था, जब उन्होंने 80वें मिनट के अंदर रोनाल्डो को वापसी बुलाया, मुझे लग रहा था कि यार ये कहीं गलती तो नहीं कर दी। अच्छा। लेकिन
हजारों फैंस को यही लग रहा होगा। ऑब्वियसली कोच फिर कोच होता है, कोच को पता होता है कि कब कौन सा डिसीजन लेना है और नहीं लेना, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया रेमोस को लाने का वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से पुर्तगाल ने जीत भी समेट ली। इसके बाद भी क्रोएशिया बिल्कुल हार नहीं माना। और अच्छा, एक और चीज मैं डिस्कस करता चलूं कि 90 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स एम्पायर ने 11 मिनट्स में बात चली गई थी, जिसके बाद क्रोएशिया ने गोल भी किया था। ये टोटल मिनट्स 20 मिनट्स तक चले, मतलब सबकी नजरें गोल भी किया और जी बिल्कुल गोल अटेम्प्ट किया, लेकिन वो ऑब्वियसली उसका सर थोड़ा सा ऑफसाइड हो गई। नहीं, वो सर तो नहीं, इनफैक्ट वो पूरा का पूरा ऑफसाइड में चला गया था। और ये है कि बिल्कुल लास्ट मिनट पे सबकी नज़रें इस वक्त विसल पर है रेफरी की, और रेफरी बोल रहा है गेम प्ले, और क्रोएशिया ने गोल किया। विसल की आपने बात करी, मुझे सीन याद आ गया जब रोनाल्डो ने सबसे पहला गोल अटेम्प्ट किया था फर्स्ट हाफ के अंदर, जब वो सेलिब्रेट करने जा रहा था, वो इसका सुई जो है वो सेलिब्रेट करता है, वो विसल पीछे से आ गए रेफरी के, वो करते करते रुक गया। बिल्कुल। आपके क्या तासुरात थे? फैंस मायूस हुए थे, मैं भी मायूस हुआ था, बट मुझे क्या तासुरात थे उस वक्त? मुझे बिलीव था कि दोबारा ऐसा मोमेंट आएगा कि वो गोल करेगा, और पेनल्टी ही मिल गई। क्या आपको लगता है कि मतलब रोनाल्डो की पेनल्टी के साथ कमबैक हो सकती है? क्योंकि पेनल्टी तो वो चीज़ है जो कि मतलब कोई भी बंदा मार लेता है, ये इतना कोई मुश्किल गोल नहीं होता। रोनाल्डो की अगर फ्री किक्स की बात करें, रोनाल्डो को फ्री किक्स पे भी चांस मिले, लेकिन उन्होंने फ्री किक्स पे बहुत मायूस किया। देखें, रोनाल्डो के अगर कमबैक की बात करें तो ये 100% कमबैक हो चुका है, और यही ग्रुप स्टेजेस में वो कर चुके हैं। पहला गोल मारकर उन्होंने कैमरे के सामने ये चीज़ बोली कि आई एम बैक, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बताती है, और हमें भी है। अगर हम पुर्तगाल की स्टोरी की बात करें 1930 से जो वो लेके चलते आए हैं, तो रोनाल्डो ने मतलब पुर्तगाल ने पहली दफ़ा 2022 के अंदर क्वार्टर फाइनल खेला था, वरना इससे पहले वो या तो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर ग्रुप स्टेज में बाहर हुए, या फिर मैक्सिमम वो राउंड ऑफ 16 तक आए हैं। इसके अलावा उन्होंने क्वार्टर फाइनल के अंदर कभी जगह नहीं बनाई 2022 से पहले। 2022 में उन्होंने जगह बनाई, उससे पहले वो राउंड ऑफ 16 में बाहर हुआ। मतलब अगर हम रोनाल्डो की बात करें, ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। रोनाल्डो के आने के बाद पुर्तगाल में बहुत बेहतरी आई है, उसके बाद वो राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे, उसके बाद वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। तो क्या लगता है साहब, इस दफ़ा वो सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे या फिर ट्रॉफी भी उठा पाएंगे? देखें, अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इनके जो डिफेंडर्स हैं उनकी जानिब से मुझे थोड़ा सा लैक नज़र आ रहा है, लेकिन इनका मिड ट्रायो बहुत खूब है, और रोनाल्डो अटैकर मौजूद हैं, तो कमबैक पॉसिबली है। ऐसे 4-3-2-1 के वो उसके साथ है, 4-2-3-1 के उसके साथ आया है वो अपने लाइनअप के साथ, तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ सोचा होगा। रोनाल्डो ही पूरा अटैकर वो देख रहे हैं, और ऑब्वियसली रोनाल्डो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। वो ऐसे प्लेयर है कि वो वन साइडेड भी अगर मैच करो तब्दील करना चाहे तो वो कर सकते हैं। एबिलिटी है, या बस मेसी हो गया, या एम्बापे हो गया, या फिर रोनाल्डो हो गया, ये तीनों ऐसे प्लेयर है जो वन साइडली मैच का पासा पलट सकते हैं। ऐसा ही। चले अब हम साथ बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैच तो नहीं है वो भी वन साइडेड मैच है, लेकिन मुझे वही बात है कि जो काला जादू है ना, मुझे वैसे पर्सनली बिलीव नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है ना, मुझे बहुत तजस्सुस है इस चीज़ को लेकर कि क्या लगता है काबो वर्डे के जो वो है जादूगर, उनकी पेश गोई ठीक होगी पाएगी, या फिर मेसी को इतना कुछ करके दोबारा नॉट बिहाफ ऑफ दिस जादूगर कि उनकी प्रेडिक्शन सही होगी नहीं होगी, बट अर्जेंटीना बहुत अच्छी टीम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कैपो वर्डे से हारेगी। अच्छा, साथ एक और टीम है जो गाना के नाम से, ठीक है। गाना का आजकल बहुत ये चीज़ चल रही है कि वो जो मैच में जो वो सफ़ेद कलर का पाउडर लगा रहे हैं, यूँ फूक फेंक रहे हैं, वो काफ़ी चल रहा है कि ये कल्चर है या फिर काला जादू, मतलब कोई जादू ही चीज़ है। तो क्या लगता है साथ, आप इस बारे में क्या अपना बयान, मतलब क्या? नहीं, सबका अपना अपना तरीका होता है, सब अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, तो इस पे पॉइंट आउट करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है कि ये वो इनफील्ड है, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। चलें साथ, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन फिर अब बात करते हैं हम स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया की। तो साथ क्या कहेंगे? वन साइडेड मैच था ऑब्वियसली, और लेमिनी यमाल ने जिस तरह नटमैग मारे वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन लेमिनी यमाल खत्म नहीं कर पाया मैच। खैर गोल नहीं किया, लेकिन बहुत प्यारी एफर्ट्स, वो एक नाइटमेयर हैं डिफेंडर्स के लिए,
तो ऑस्ट्रेलिया लेकिन बिल्कुल wipe out- ओयारज़ाबाल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने 2 गोल मारे, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी ओयारज़ाबाल, जबकि मेरी जो पर्सनली जो एक्सपेक्टेशंस थी वो थी लामिन यमाल के साथ, लेकिन ओयारज़ाबाल ने वो एक्सपेक्टेशंस अनएक्सपेक्टेडली पूरी इनफैक्ट कर दी। असिस्ट उनको यमाल या। नहीं किया, पास उनको यमाल नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने पहला गोल किया। तो साथ अब हम जर्नी की बात कर लेते हैं। जर्नी की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना की जर्नी बहुत ही सिंपल है। ये मैच कैबे वर्डे, उसके बाद वो या तो ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे या अल्जीरिया से खेलेंगे, उनमें से ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज़्यादा है तो वो ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलेंगे अगर कैबे वर्डे से जीत जाते हैं तो। इसी तरह अगर हम दूसरी जानिब रोनाल्डो की वो देखें पोर्चुगल जर्नी, पर अगर आ जाए। बहुत टफ जर्नी अगला है, मैच बिल्कुल tough बहुत है टफ स्पेन जर्नी है। के साथ। स्पेन मतलब मैं दोनों अगर favorites पर्सनली कहूँ ना, मैं अगर पर्सनली रोनाल्डो को साइड करके पुर्तगाल की बात करूँ तो स्पेन ज़्यादा सख्त हरीफ है पुर्तगाल के ऊपर, पुर्तगाल से ज़्यादा चांसेस स्पेन के हैं। बिल्कुल लास्ट मैच में उनका पोजीशन बहुत हाई था और उनका वन साइडेड मैच गया, उनका रिदम भी बहुत प्यारा अभी बिल्डअप हुआ हुआ है और रोनाल्डो और पोर्चुगल का कमबैक हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इन प्रेशर होंगे और स्पेन थोड़ा कम प्रेशर में होगी। ऑब्वियसली स्पेन कम प्रेशर में होगा क्योंकि उन्होंने 3-0 से मैच जीता है, और अगर हम पुर्तगाल की बात करें तो उन्होंने 2-1 से मैच जीता है, वो भी बहुत बिल्कुल ही last कोशिशों के minute, बाद। जी वो last बिल्कुल बहुत कोशिशों के बाद स्पेन शुरू से ही लेकर मतलब मैच में वो डोमिनेंट रहा। अगर हम बात करें दोनों की टीम मतलब दोनों के मैचेस की तो स्पेन के मतलब पुर्तगाल के मुकाबले में स्पेन का जो हरीफ था वो कमजोर था, पुर्तगाल के जो हरीफ थे वो फिर भी थोड़े स्ट्रांग थे। क्रोएशिया अच्छी टीम, मतलब बहुत अच्छी टीम है, बहुत सख्त हरीफ है, बिल्कुल बहुत सख्त हरीफ है। और मॉड्रिच की अगर बात करें तो उनका लास्ट वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट लास्ट वर्ल्ड कप था, यस ऑलमोस्ट लास्ट वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है और उनकी जर्नी वर्ल्ड कप की ख़त्म हो चुकी है, इंटरनेशनल फुटबॉल की ख़त्म हो चुकी है, तो बहुत से फैंस उनको अप्रिशिएट किया। और अच्छा साथ एक और चीज़, जर्मनी बहुत आजकल बहुत कंट्रोवर्सीज में चल रहा है, इसी वजह से ओजिल की एक स्टेटमेंट भी आई है, इफ़ आई स्कोर आई एम जर्मन, इफ़ आई डोंट स्कोर आई एम इमिग्रेंट। ओजिल ने जब अपनी टीम छोड़ी थी, जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी क्योंकि ओजिल की एक तुर्किश प्रेसिडेंट के साथ एक तस्वीर वायरल हो गई थी जिसको बहुत जर्मनी के अंदर बहुत निशाना बनाया गया था, बहुत टारगेट किया गया था। उसके बाद जर्मनी कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, मतलब बड़े मैचेस के लिए मतलब क्वालिफाई राउंड तक नहीं जा सकी या फिर सेमीज तक नहीं जा सकी। तो ये कहते हैं कि ये ओजिल का कर्स है, क्या लगता है साद आपको? देखें इंटरनेशनली अगर हम देखें तो नेशनल अफेयर्स तो होते ही हैं, हर कंट्री में होते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज होती ही हैं, लेकिन इसको ऐसे मीडिया पर आकर और बिल्कुल सबके सामने इस चीज़ को बयान कर देना कि क्या मसले मसाइल हैं क्या नहीं, तो ये चीज़ उनके लिए पर्सनली एक सेटबैक होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बयानात देने चाहिए। और ठीक है अगर उनको मैनेजमेंट से इशू होता है या फिर किसी भी चीज़ से इशू होता है तो वो एक हायरार्की होती है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई परफॉर्मेंस में इशू आया या इसी की वजह से कोई कर्स हो गया हो कि वो वर्ल्ड कप में नहीं आ रहे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ज़रा कि पोर्चुगल का जो मैच था, दोबारा से पोर्चुगल के मैच पर आते हैं। पोर्चुगल का जो मैच था उस मैच के एंडिंग में आपने एक चीज़ देखी होगी, डिएगो जोटा की एनिवर्सरी थी, तो मैच एंड होने के बाद बहुत इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिले। उनकी जो तस्वीर है स्क्रीन पे शाया की गई और लास्ट में उनको ट्रिब्यूट किया गया। रोनाल्डो ने इस पे स्टेटमेंट दी कि वी वांट फॉर अस एंड पोर्चुगल। ओके, अगर ये तो बहुत एक सैड मोमेंट था। अगर आप सेलिब्रेशन की बात करें तो आपने नॉर्वे की सेलिब्रेशन अगर मिस कर दी तो आपने सब कुछ मिस कर दिया। बिल्कुल, नॉर्वे ने जब मैच जीता इवोरी कोस्ट के अगेंस्ट, उन्होंने सेलिब्रेट की अपने ही कल्चर के हिसाब से, वो सारे यू नील डाउन होके बैठ गए, देन उसके बाद वो ढोल पे वो जो कर रहे थे, उनका एक बहुत कल्चर, उन्होंने बहुत सेलिब्रेशन की क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। 1986 के बाद वो पहली दफ़ा नॉकआउट मैचेस में पहुंचे और अब उनका मैच है ब्राज़ील के अगेंस्ट। राउंड ऑफ 16 शुरू होने वाला है, कल तक राउंड ऑफ 32 का अख्ताम हो जाएगा, राउंड ऑफ 16 शुरू होने वाला है। तो साथ व्हाट डू यू से, ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे, हालैंड वर्सेस विनीसियस जूनियर वर्सेस हालैंड। और अगला मैच नेमार भी खेलने वाले, अगला मैच नेमार खेलने जा रहे हैं, आपको उनके कोच ने बताया क्या? ये कंफर्म नहीं है, लेकिन लास्ट मैचेस में वो लगा आपके पास कोई ऐसी खबर है जो हमारे पास नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑन हिज स्टेटमेंट और कोच स्टेटमेंट के हम इनको आगे इस्तेमाल करेंगे तो राउंड ऑफ
32 हो सकता लेकिन है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम लीग मैचेस में भी देखें ना तो ये बहुत एक कंट्रोवर्सी रही है, विनीसियस जूनियर वर्सेस एरन हॉलैंड। और अगर हम बात करें ब्राज़ील के कोच की एंड ब्राज़ील की टीम की, तो ब्राज़ील नोज हाउ टू स्टॉप हॉलैंड। सो व्हाट डू यू थिंक साद, व्हाट विल हैपन इन ब्राज़ील वर्सेस? ब्राज़ील बहुत अच्छी टीम है, फेवरेट टीम है, और मेरी प्रिडिक्शन यही है कि ब्राज़ील ही जीतेगा। नो डाउट नॉर्वे आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस है, हालैंड बिल्कुल फॉर्म में है, टॉप गोल स्कोरर भी उनकी लिस्ट में है, और मेरी प्रिडिक्शन। लेकिन साथ अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे की लाइनअप की, अगर हम बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे के पास एर्लिंग हालैंड के अलावा और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मैच का रुख तब्दील कर सके। इसी तरह अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के पास 2 प्लेयर हैं, विनीसियस जूनियर एंड नेमार जूनियर। उनके पास 2 ऐसे प्लेयर हैं जो मैच का रुख सिंगल हैंडेडली चेंज कर सकते हैं। बाज़ाब्ता अगर हम बात करें एर्लिंग हालैंड की, तो सिर्फ उनके प्लेयर में सोलो वही परफॉर्मर है। उनकी स्टोरी बिल्कुल ऐसी है जिस तरह पुर्तगाल की स्टोरी है कि पुर्तगाल में CR7 है और नॉर्वे में एर्लिंग हॉलैंड है। तो व्हाट डू यू से साद, ब्राज़ील कोई इतना कम हरीफ नहीं है जिसको नॉर्वे बहुत इजीली हरा ले। नहीं, मैं इस मैच में आपकी प्रिडिक्शन में जाऊंगा कि ब्राज़ील विल डिफीट नॉर्वे। यस, ब्राज़ील विल डिफीट नॉर्वे। मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा जो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ब्राज़ील बआसानी हरा देगा। अच्छा साथ, अब हम बात करते हैं राउंड ऑफ 16 के सबसे इम्पॉर्टेंट मैच की। सबसे इम्पॉर्टेंट मैच मुझे नहीं लगता, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट मैच मैं यूँ कह रहा हूँ क्योंकि मेरी पर्सनली फेवरेट जो है मोरक्को है, मोरक्को वर्सेस कनाडा। सो साथ, व्हाट डू यू थिंक, मोरक्को राउंड ऑफ 16 में कनाडा को हरा के क्वालिफायर राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएगी साथ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है मोरक्को बहुत अच्छी टीम है और फॉर्म में भी चल रही है, नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेगी बिल्कुल। और जिस तरह वो लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर 2022 के अंदर वो जिस तरह मतलब सेमीफाइनल तक आए थे, तो मुझे लगता है कि उनके पास मोटिवेशन बहुत है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। इसी वजह से वो ब्राज़ील को भी टाई करके यहाँ तक आए हैं, ब्राज़ील को उन्होंने जीतने नहीं दिया। चलें साथ, अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल ज़रूर है कि क्या हालैंड ब्राज़ील को हरा पाएंगे या फिर मोरक्को राउंड ऑफ 16 में कनाडा को हराकर क्वालिफायर राउंड में अपनी जगह बना पाएंगे? इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।